ध्यान तुम देते ही इसीलिए हो ताकि समझ सको। नासमझी परेशान करती है, क्योंकि नासमझी स्वभाव नहीं है हमारा। नासमझी तुम्हारी वर्तमान स्थिति होती है और समझ तुम्हारा ध्येय होती है। नासमझी तुम्हारी वर्तमान स्थिति होती है और समझ तुम्हारा ध्येय होती है। नासमझी को समझ से प्यार हो जाता है। जिससे प्यार हो जाता है उसे ध्येय बना लेते हो ना, लक्ष्य। इसी को ध्यान कहते हैं। मन नासमझ है और आत्मा का ही दूसरा नाम है समझ। मन को आत्मा से प्रेम है। मन ने आत्मा को ध्येय बना लिया। अब जो मन की गति होगी उसे कहेंगे ध्यान। जैसे आपने अपने एक वीडियो में चील का एग्जांपल लिया था कि जैसे मरा हुआ चूहा होता है धरती पे, और चील इतनी ऊंचाई से देख लेती है कि वो मरा हुआ चूहा वहाँ पे है, तो हम उसको अटेंशन क्यों नहीं कहेंगे, हम उसको कंसंट्रेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि समझदारी जब लक्ष्य हो सिर्फ तब कहते हैं प्रक्रिया को ध्यान। चील का लक्ष्य समझदारी नहीं है। चील का लक्ष्य है पेट। कल मैं कह ही रहा था कि साधारण ध्यान तो सभी करते हैं, चील भी ध्यानी ही हुई, पर ये बड़े निचले तल का ध्यान है, क्योंकि इसमें ध्येय क्या है? पेट, चूहा। असली ध्यान तब है जब ध्येय हो समझ। समझ को उसका असली में मीनिंग क्या होता है? जब कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, परेशानी दूर हो जाए, इसी को समझ कहते हैं। जब तक कोई मुद्दा तुम समझते नहीं, वो मुद्दा दिमाग में चक्कर काटता है ना, जो चीज दिमाग में चक्कर काट रही है वो चक्कर इसीलिए काट रही है क्योंकि उस चीज को अभी तुम समझे नहीं। तो समझ का मतलब होता है दिमाग के चक्कर का बंद हो जाना। भाई तुम गणित का कोई सवाल हल करने बैठते हो, जब तक वो हल नहीं होता तब तक दिमाग में चक्कर काटता, और हल हो गया उसके बाद याद रह जाता है क्या? ये समझ कहलाती है। समझ माने मुद्दे का विलोप, मुद्दा ही मिट गया, इसको कहते हैं समझ जाना। मुद्दे के बारे में तुमने कोई बात जान ली, ज्ञान इकट्ठा कर लिया, ये सब समझ नहीं कहलाता। समझ गए किसी बात को, इसका मतलब वो बात तुम्हारे जेहन से मिट गई, वो मुद्दा अब तुम्हारे लिए अर्थहीन हो गया। और अगर मुद्दा अभी भी तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण है तो ये कहना मत कि तुम समझ गए। समझदार आदमी के लिए कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं होता। आचार्य जी मुक्त हो गए, मुक्त हो गए इसका मतलब क्या है? बंधन नहीं रहे। मुक्ति कुछ नहीं होती, बंधन बहुत कुछ होते हैं। मुक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। बंधनों का मिट जाना ही मुक्ति है। जिसको बंधन नहीं उसके लिए मुक्ति बड़ा व्यर्थ का शब्द है। जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं उसके लिए मुक्ति शब्द ही व्यर्थ है।
मुक्ति मिल गई इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्थ है किसी बात का तो इस बात का है कि बंधन मिट गए। तुम बंधनों की बात करो, मुक्ति की नहीं। तुम्हारे लिए अभी प्रासंगिक है बंधन, क्योंकि तुम बंधनों के बीच में अनुभव करते हो अपने आप को। तुम लगातार फंसा हुआ मानते हो, तुम पिंजड़े में फड़फड़ाते हो। तो तुम्हें किसकी बात करनी चाहिए? बंधनों की। बंधनों की जितनी बात करोगे भीतर से उतनी ललक उठेगी बंधन तोड़ देने की। जब बंधन टूट जाएंगे तब बंधन तो नहीं ही रहेंगे, मुक्ति की बात भी करना छोड़ दोगे। वास्तव में मुक्ति का अर्थ है न बंधन न मुक्ति, क्योंकि मुक्ति तभी तक सार्थक शब्द है जब तक बंधन है। वास्तविक मुक्ति में न बंधन रहता है न मुक्ति की कोई बात रहती है। क्रोध क्या है? प्रेम का ही बिगड़ा हुआ विकृत रूप है। प्रेम भटक गया, प्रेम ने दारू पी ली। जो चाहिए था वो मांगा नहीं, उसकी जगह कुछ और मांग बैठे। जो चीज तुम्हें वास्तव में चाहिए वो मांगो तो मिल जाती है। जब उसको भूल जाते हो, नशा पकड़ लेते हो, तो असली चीज की जगह नकली चीज मांगने बैठते हो, नकली चीज से प्यार कर जाते हो। और नकली चीज की पहचान ये कि पहले तो वो मिलेगी नहीं क्योंकि वो नकली है। दूसरी बात ये कि अगर मिल भी गई तो तुम्हें तृप्त नहीं करेगी क्योंकि नकली है। तो ये जो भटका हुआ प्रेम है जो किसी नकली चीज से हो जाता है, ये असफल प्रेम होता है। असफल प्रेम क्या होता है? जो पूरा ना हो, अ फेल्ड लव अफेयर। अब जब पूरा नहीं हुआ तो तुम छटपटाओगे ना, वो क्रोध है। जो मांगा सो मिला नहीं, ये क्रोध है। जो मांगा वो मिला नहीं, ये क्रोध है। पर क्यों नहीं मिला? क्योंकि चीज ही गलत मांगी। तो क्रोध के मूल में है विक्षिप्त कामना। तुमने कुछ ऐसा मांग लिया जो तुम्हें मांगना ही नहीं चाहिए था। सही चीज मांगी होती तो मिल भी जाती। अंड बंड चीजें मांगते क्यों हो? दूसरी गलती है ना। पहले तो कुछ ऐसा चाह रहे हो जो चाहना नहीं चाहिए, फिर जब चाहत पूरी नहीं हो रही तो फनफना रहे हो, मेज पे घूंसे मार रहे हो, जमीन पर लात पटक रहे हो। एक गलती फिर दूसरी गलती। और पहली गलती कर दोगे तो दूसरी करनी पड़ेगी। पजामा है, ब्रेन के अंदर अपनी तो कोई पावर है नहीं, तो उसमें विचार कैसे आते हैं अपने आप? किसने कह दिया ब्रेन में पावर नहीं? ये ऐसी बात है कि तुम कहो कि लंग में अपनी तो कोई पावर है नहीं, फिर उसमें सांस कैसे आती है? जैसे फेफड़े का काम है सांस लेना, वैसे ही मस्तिष्क का काम है विचार करना। और जैसे सांस लेना एक बिल्कुल यांत्रिक प्रक्रिया है, वैसे ही विचार भी बड़ी यांत्रिक प्रक्रिया है। सांस लेने की पूरी प्रक्रिया तुम एक स्क्रीन पर देख सकते हो। विचार की भी पूरी प्रक्रिया तुम्हें एक स्क्रीन पर दिखाई जा सकती है कि अब देखिए मस्तिष्क के
इस कोने में बिजली उठी और इस तार से वो बिजली चल के मस्तिष्क के इस हिस्से तक पहुंची, यहां पर फलाने रसायन से उसका संपर्क हुआ, तो अब उसका प्रवाह 3 हिस्सों में बट गया और अब यहां पहुंची, अब यहां पहुंची। ये सब विचार है। विचार भी वैसी ही बात है जैसे शरीर में रक्त का प्रवाह। तुम्हारी धमनियों में रक्त बहता है ना, तुम्हारे मस्तिष्क में विचार बहता है। वो रक्त का बहना पता चलता है क्योंकि वस्तु है। विचार का बहना भी पता चलता है। तुम्हें स्क्रीन पर देखना पड़ेगा, यहां पर पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल काम है विचार का प्रवाह, उसमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अहम नहीं चाहिए। जब देखो कि विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं, तो उनके प्रति वही रवैया रखो जो पेट में उमड़ती घुमड़ती गैस के प्रति रखते हो। पेट में गैस उठती है, मस्तिष्क में विचार उठते हैं। ठीक है, ठीक है। तुम दोनों से जरा तटस्थ रहो। तुम दोनों पर ही दावेदारी मत रखो। जो पेट की गैस पर दावेदारी रखते हैं उन्हें अगल बगल वाले पीटते हैं। क्योंकि अगर पेट की गैस कि तुम दावेदार हो तो दूसरों की नाक सड़ाने का अपराध भी तुम्ही ने किया। उस अपराध पर भी फिर दावा रखो अपना कि बदबू हम ही ने फैलाई है। पेट की गैस होगी तो दूसरे मारेंगे, और अगर दिमाग की गैस पर दावेदारी रखोगे तो तुम्हें जिंदगी मारेगी। कहोगे कि मेरे विचार है तो जीवन पीटेगा तुमको। आचार्य जी, मेरे ना अंदर एक टेंडेंसी है, वेरी स्टूपिड, बट वो एक्टिव जब होती है ना तो आई कांट, मुझे पता है मेरा नुकसान हो रहा है पर फिर भी नहीं रुक पाता। मैं अभी पता नहीं है नुकसान हो रहा है। साफ दिख जाए कि नुकसान है तो रुक जाओगे। मामला कुछ ऐसा है कि तुमको ये तो दिखता है कि 10 रुपए का नुकसान है, पर साथ ही साथ ये विश्वास भी है कि 20 का फायदा है। तो ले दे के 10 का फायदा ही दिखता है तुमको। इतनी बात तुमने ठीक बताई कि दिखाई पड़ता है कि नुकसान है, फिर भी मैं वही काम करता रहता हूं। लेकिन ये बात छुपा गए कि उस काम में तुम्हें फायदा भी बहुत दिख रहा है। उस पल दिखता है तो उस पल ही तो काम करते हो। काम तो उसी पल दिखता है ना जिस पल फायदा दिख गया। कर गए, अब तो बाद में पछताते रहना। इससे छुटकारा। पूरी तस्वीर देखो। फायदा तो देख रहे हो, नुकसान भी देखो। नुकसान बहुत बड़ा है। आचार्य जी, इस पृथ्वी पर जानवर भी रहते हैं और इंसान भी रहते हैं।
कई सालों से, और इंसान हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझता है और कहता है हम ज़्यादा बेहतर हैं जानवरों के मुकाबले। इसी सृष्टि में अगर हम देखें तो जिस तरह इंसान है, इंसान ने अपने बहुत सारे इतने सारे लक्ष्य बना रखे हैं, अपनी वृत्तियों से वो परेशान है, उसी में जीवन बिता देता है, उसे पता भी नहीं चलता क्या सही है क्या गलत, मगर वो भागता रहता है। और यही जानवर हैं जिनको कोई लक्ष्य से मतलब नहीं है, वो अपना समय गुजार देते हैं। हज़ारों सालों के इस अंतराल में इंसान ने इतना पॉल्यूशन किया, इसी सृष्टि में जिसको उसको रहना है उसकी विक्षिप्ति करी, उसको ख़राब किया। आज तक किसी जानवर ने किसी दूसरे जानवर को धर्म के नाम पर नहीं मारा। शेर भी अगर शिकार करता है तो केवल अपनी भूख के लिए करता है। तो क्या इंसान वाकई बेहतर हुआ? इससे बेहतर तो जानवर होना नहीं हुआ। देखो, बात अपने आप को ऊंचा या नीचा मानने की नहीं है, बात अपने आप को महत्वपूर्ण मानने की है। तुम अपने आप को जानवरों से ऊंचा मानते हो, लेकिन साइंस फिक्शन की फिल्में देख लो, उनमें कई बार ये रहता है कि एलियंस हैं विथ सुपीरियर इंटेलिजेंस। तो हम खुद ये कल्पना करने को भी बड़े उत्सुक रहते हैं कि और किसी कहीं दूर के तारे से कोई दूसरे लोग जो हमसे कहीं ज़्यादा बुद्धि में तेज होंगे, क्षमताओं में अव्वल होंगे, हम पर हमला कर सकते हैं। तुम अपने आप को कुत्ते से श्रेष्ठ मानो या एलियन से न्यून मानो, दोनों ही स्थितियों में तुम अपने आप को महत्वपूर्ण तो मान ही रहे हो। दोनों ही स्थितियों में केंद्र पर तो तुमने अपने आप को ही रखा है। और जानवर का भी हाल वही है। छोटे से छोटा पतंगा भी अपनी नजर में पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। उसके मन में भी अगर पूछो कि क्या चल रहा है तो अपना ही ख्याल चल रहा है। मुझे दाना पानी कहाँ से मिलेगा, मुझे छाया कहाँ मिलेगी, मुझे पतंगी कहाँ मिलेगी। सब अपनी अपनी नजर में दुनिया के मध्य में बैठे हुए हैं। और दुनिया के मध्य में बैठने का तरीका है कि तुम कहो मैं छोटा हूं या कहो मैं बड़ा हूं। ले दे करके जोर किस पर है? मैं पर ही है। बात समझ रहे हो? आदमी के पास विकल्प नहीं है कि वो पशु हो जाए। कुत्ते के पास विकल्प है क्या कि वो रीछ हो जाए? आदमी को तो और ज्यादा आदमी ही होना पड़ेगा। आदमी को अपने केंद्र की तरफ ही वापस जाना पड़ेगा, बार बार लगातार। हर पैदा होते बच्चे को ये यात्रा दोबारा करनी पड़ेगी और शुरू से करनी पड़ेगी। ये बात जैविक नहीं है, जेनेटिक नहीं है कि एक बार सिखा दी गई तो सिखा दी गई। हर बच्चा पशु ही पैदा होता है, हर बच्चा प्रकृति ही पैदा होता है, और हर बच्चे को आत्मा तक ले जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास अब ये विकल्प नहीं है कि तुम पुनः जंगल में घुस जाओ। तुम बहुत आगे निकल आए। ये बात मत करो कि जंगल वापस जाना है, कहो आत्मा वापस जाना है। तुम्हें ही नहीं वापस जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं जितने समय तक इंसान है, इंसान माने जैसे तुम हो, जीव, जितने समय तक इंसान है उसे बार बार अपने आप तक, अपने तत्व तक, अपनी आत्मा तक वापस जाना पड़ेगा। और अपनी आत्मा तक वापस नहीं जा रहे तो चाहे तुम हिमालय चले जाओ, चाहे जंगल चले जाओ, चाहे शहर चले जाओ,
चाहे किसी और ग्रह पर चले जाओ, कहीं भी तुम चले जाओ, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। ये बात भ्रामक है कि इंसान अगर फिर से पुराने जैसा हो जाए, जंगल में रहने लग जाए, पेड़ पर सोने लग जाए, तो उसको शांति मिल जाएगी। नहीं मिलने वाली। वो जो जंगल में सोता था पेड़ पे चढ़ के, अगर वो शांत ही होता तो जंगल से निकल के शहर में क्यों आता? वो भी अशांत था। आदमी कबीला था, वहीं उसको शांति मिल गई होती तो वो कृषक क्यों बनता? अशांत तब भी थे तुम, अशांत अब भी हो तुम। बात न जंगल की है न शहर की है, बात आत्मा की है। शांति वहीं मिलेगी।